भारत की धरती एक ऐसी जगह जहां समय के साथ नए साम्राज्यों का उदय और पतन होता रहा है। हर युग में एक शासक आता है जो इतिहास की धारा को नया मोड़ देता है। आज हम एक ऐसे ही शासक की कहानी सुनेंगे जो सिर्फ एक सम्राट ही नहीं, एक महान योद्धा भी था। समुद्रगुप्त, एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में नेपोलियन ऑफ इंडिया कहलाया। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। उसकी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी एक राजनीतिक योजना थी जिससे गुप्त राजवंश और भी मजबूत हो गया। लेकिन किसी भी साम्राज्य की सफलता उसके अगले शासक पर निर्भर करती है, और यहां से शुरू होती है एक नए सम्राट की कहानी। चंद्रगुप्त प्रथम के 3 पुत्र थे, लेकिन उनमें सबसे समर्थ, बुद्धिमान और युद्ध कुशल था समुद्रगुप्त। कथाओं के अनुसार उनका चयन एक सभा में हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने वारिस के रूप में समुद्रगुप्त को चुना। ये निर्णय उसकी राजनीतिक और युद्ध नीति की समझ को देखकर लिया गया था। समुद्रगुप्त की ताजपोशी के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई, लेकिन ताज मिलना और उसका हकदार बनना दोनों अलग बातें हैं। समुद्रगुप्त को अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत युद्ध करना पड़ा। पहली चुनौती आई उन्हीं राजकुमारों से जो गुप्त गद्दी के हकदार थे, लेकिन समुद्रगुप्त ने उन सभी को हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने सबसे पहले मगध को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। मगध, जो कभी मौर्य साम्राज्य का एक शक्तिशाली केंद्र था, अब फिर एक नए शासक के शासन में प्रगति कर रहा था। समुद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य, उत्तर भारत का विजय अभियान। समुद्रगुप्त ने सिर्फ मगध तक सीमित रहने का निर्णय नहीं लिया। उसका सपना था पूरे आर्यावर्त, उत्तर भारत को एक साथ लाना। उसने अपने युद्ध अभियान की शुरुआत की और धीरे धीरे एक एक राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल करता गया। सबसे पहले उसने कौशांबी, प्रयाग, मथुरा, पद्मावती जैसे महत्वपूर्ण नगरों पर अपना अधिकार जमा लिया। ये सभी गंगा यमुना के मैदानों में थे, जहां से व्यापार और साम्राज्य दोनों को मजबूती मिलती थी। उसने नागवंशी, यौधेय, अर्जुनायन, मालव जैसे छोटे राजवंशों को भी हरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी विजय तब मिली जब उसने शक, कुषाण और मुरुन जैसे महान शासकों को हराया। ये वो शक्तियां थी जो कभी भारत की सीमाओं पर राज करती थी। लेकिन समुद्रगुप्त की तीक्ष्ण युद्ध नीति और धूर्त रणनीति के सामने कोई टिक नहीं सका। दक्षिणापथ यात्रा, दक्षिण भारत पर आक्रमण। लेकिन समुद्रगुप्त सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की, जिसे इतिहास में दक्षिणापथ यात्रा कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 महान राजाओं से युद्ध किया। ये राज्य अलग अलग भागों में थे। पल्लव, वाकाटक, कलिंग, चोल, पांड्य जैसे शक्तिशाली राज्य भी इसमें शामिल थे। लेकिन एक विशेष बात यह थी कि समुद्रगुप्त ने उन्हें हराकर उन पर शासन नहीं किया, बल्कि उन्हें अधीनस्थ राज्य बनाया। मतलब, ये राजा स्वतंत्र तो थे, लेकिन समुद्रगुप्त के अधीन थे। हर साल ये गुप्त सम्राट को कर, ट्रिब्यूट देते थे। अलाहाबाद प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का राजनीतिक ज्ञान। समुद्रगुप्त की विजय और उसकी राजनीति का एक महान साक्ष्य है अलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति। ये प्रशस्ति लिखी थी हरिसेन ने, जो समुद्रगुप्त का राजकवि था। इस शिलालेख में उसकी बल, बुद्धि, राजनीति और विजय अभियान का वर्णन है। ये लिखता है कि कैसे समुद्रगुप्त एक दिग्विजयी सम्राट था। इस प्रशस्ति में विस्तार से वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने कैसे उत्तर और दक्षिण भारत के राजाओं को हराया। इसमें समुद्रगुप्त के युद्ध कौशल, प्रशासनिक दक्षता और उसकी दूरदर्शिता की झलक मिलती है। समुद्रगुप्त का योगदान संस्कृति, संगीत और राजनीति। समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक विद्वान, संगीतकार और कलाकार भी था। उसके सिक्के इस बात का प्रमाण देते हैं।
जिसमें एक तरफ वो वीणा बजाते दिखाई देता है और दूसरी तरफ एक विजय योद्धा के रूप में है। उसने संस्कृत और कला को बहुत बढ़ावा दिया। समुद्रगुप्त के समय में आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ उभर रहे थे जो आगे चलकर शून्य का आविष्कार करेंगे। समुद्रगुप्त के शासनकाल में शिक्षा और विज्ञान को भी काफी बढ़ावा मिला। उसने कई मंदिरों और शिक्षण संस्थानों का निर्माण कराया। उसके शासनकाल में भारतीय व्यापार भी फला फूला। अंतिम काल और विरासत। समुद्रगुप्त ने भारत को एक नए युग में दाखिल कर दिया। उसके बाद गुप्त साम्राज्य और भी शक्तिशाली बना। जब उसका अंतिम समय आया तो उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उसका उत्तराधिकारी बना। लेकिन समुद्रगुप्त का समय इतिहास में एक महान योद्धा, एक चतुर राजनीतिज्ञ और एक प्रगतिशील शासक के रूप में याद रखा जाता है। उसका सपना था एक अखंड भारत और उसने अपने जीवन में इस सपने को अधिकतम साकार भी किया। आज भी इतिहासकार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं क्योंकि उसने जिस तरह से अपने विजय अभियानों को अंजाम दिया वो अद्वितीय था। उसकी नीतियां और प्रशासन भारतीय इतिहास के सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में गिने जाते हैं। लेकिन क्या गुप्त साम्राज्य यही रुक गया? नहीं, आगे आता है एक और महान सम्राट, एक ऐसा राजा जो शक साम्राज्य का विनाश करेगा, एक ऐसा सम्राट जो विक्रमादित्य कहलाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, सबसे महान गुप्त सम्राट। ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक इतिहास का चक्र घूमता रहेगा।